चलिए, कैसे हैं प्यारे दोस्तों? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? मेरे ख्याल से सब कुछ दिख रहा होगा। थोड़ा सा चेंज हुआ है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि अभी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, है ना? तो पॉलिटी की क्लास जो हो रही थी हमारी, है ना, वो शुरू नहीं हो पाई थी या उसमें कुछ व्यवधान उत्पन्न हो गया था। तो नाम पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी, है ना, क्योंकि हमारे सब कॉमन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी की क्लास में इकोनॉमी कर लेंगे, अभी इसका नाम चेंज कर देंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो अभी पॉलिटी की क्लास में है और आप नाम जो है आपको गरीबी से जुड़े सरकारी कार्यक्रम दिखा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे क्योंकि वापस से अगर मैं इसको सही करने जाऊंगा तो 10 मिनट लेट हो जाएंगे अपन, है ना? तो सारे स्टूडेंट्स वही होते हैं, पॉलिटी में भी हमारे सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इकोनॉमी में भी सारे स्टूडेंट वही पढ़ते हैं। तो हमने ये करा है कि नाम एक्चुअल में इकोनॉमी का अभी हो गया। ठीक है, और आप इसमें पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद हम इसको पूरी तरह से सही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं कब से कोशिश कर रहा था, लगभग 20 मिनट से मैं लगा था इस काम में। ठीक है, लेकिन पॉलिटी की क्लास जो है वो पता नहीं क्यों शेड्यूल नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अभी हम पॉलिटी ही पढ़ेंगे, लेकिन क्लास का जो नाम है वो क्या है? इकोनॉमी है। ठीक है, तो आप सब लोग क्या मुझे सुन पा रहे हैं और क्या आप मेरी बात को समझ गए कि हम क्या करने वाले हैं? तो अगर आप मेरी बात को समझ गए हैं तो आप फटाफट से कमेंट कर दें ताकि मुझे ये बात पता चले। ठीक है सर, क्या आप बात समझ गए मेरी? देखो, नाम जो है इस क्लास का वो इकोनॉमी का नाम आपके पैनल पे दिख रहा होगा, लेकिन ये क्लास आपको पॉलिटी वाली क्लास में फिलहाल जैसे ही ये खत्म होगी उसके बाद हम एडिट करके उसको वहां पहुंचा देंगे, नाम भी चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी कुछ देर के लिए आपको नाम थोड़ा सा लग सकता है इकोनॉमी वाला, है ना? तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए क्योंकि हम वैसे ही लेट हो गए हैं। अगर हम लेट हो जाएंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है सर, चलिए, इसीलिए अगर हम सही करने जाएंगे तो 10 मिनट और लेट हो जाएंगे, है ना? तो ये 6 बजे वाली क्लास, 5 बजे वाली क्लास का शेड्यूल बना हुआ है, इसलिए हम इसमें पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, कॉमन स्टूडेंट्स है तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, है ना? सारे कोर्स में यही लाइव होता है। चलो, हम क्या बात कर रहे थे? तो मैंने आप सबको बता दिया था कि हम जो है पॉलिटी का लगभग 80% जो है हिस्सा कवर कर चुके हैं, है ना? लगभग 80% हिस्सा जो है कवर कर चुके हैं। और इसके अंदर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? तो आज हम भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात करेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, जिसे आप क्या कहते हो? संघ लोक सेवा आयोग, जिसे आप कहते हो यूपीएससी, है ना? और उस दिन मैंने कॉन्सेप्ट को समझा दिया था कि जितने भी संविधान के अंदर प्रावधान दे रखे हैं, है ना, वो सारी संस्थाएं क्या कहलाती है सर? संवैधानिक संस्थाएं कहलाती हैं, है ना? संवैधानिक संस्थाएं। तो इसको याद रखना भैया कि ये सारी संस्थाएं क्या कहलाती है? संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है और इनके बारे में हमको क्या करना है सर? पढ़ना है। ठीक है सर, तो जितने भी अभी लगभग 4 से 5 दिन तक हमारी क्लासेस होगी वो इन्हीं सारी की सारी संस्थाओं पर होगी जो संविधान में उल्लेखित है। जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे, लगभग हम हमारे संविधान का लगभग सारा का सारा जो काम है वो कंप्लीट कर चुके होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा भाग हमने पढ़ लिया है, भाग नंबर 5 और 6, है ना? उसके अलावा भी हमने आगे वाले भाग पहले ही चर्चा कर ली, जैसे 356 मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना? संविधान संशोधन पढ़ा दिया तो भाग 20 अपने आप में खत्म हो गया, है ना? आज अगर हम आपका संघ लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग पढ़ लेंगे तो 15 और 16 वाला भाग भी कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके लगभग सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं? कवर कर चुके हैं। तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जो है संविधान के अंदर कहाँ लिखा है? तो पहली इंपॉर्टेंट बात याद रखना, संविधान के भाग नंबर 16 के अंदर इसका जिक्र मिलता है आपको। ठीक है, कहाँ मिलता है? 16 के अंदर। और अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से लगा के आर्टिकल नंबर 329 तक इसका जो है प्रावधान है। और याद रखना, कोई भी संविधान का जो आर्टिकल होता है ना, वो अपने आप में की होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं कि निर्वाचन आयोग कहाँ होगा, तो निर्वाचन आयोग का गठन आपको 324 में दिया होगा, है ना? तो शुरुआत कहां से हो रही? 324 से। तो आपको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक क्या हो जाएगी सर? कि 324 में निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित कुछ प्रावधान होंगे, कुछ 325 में होंगे, कोई बात 326 में लिखी होगी, और ये एंड कहाँ हो रहा है? 329 में एंड हो रहा है। तो कोई भी आर्टिकल आप याद करो ना, तो उसका की पॉइंट देख लो कि भाई शुरू हो रहा है तो खत्म भी होगा कहीं ना कहीं। तो 324 से स्टार्ट होता है, 329 पे खत्म होता है। इन सारे आर्टिकल के बीच में इसकी पूरी जो रामायण है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं ये क्या काम करता है और इसकी जो काम है वो क्या क्या है। तो देखो, भारतीय संविधान का जो भाग है
ये 16 है, ठीक है, 16 है, ये 15 नहीं है, 16। क्या अनुच्छेद नंबर 324 से लगाकर आपके 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान जो है कर रखा है। 329 नहीं है, 339 नहीं है, 324 से लगा के 329 है, ठीक है सर। निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान कर रखा है सर, इसको आप ध्यान रखिएगा। निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय निकाय है जो केंद्र व राज्य सरकार के लिए चुनाव संबंधित दिशा निर्देश का कार्य करता है ना, यानी कि यह इलेक्शंस का काम जो है करता है। थोड़ा सा भाग में कंफ्यूजन है, शायद 14 या 15 होना चाहिए ना, मैं स्किप कर रहा हूँ मेरे दिमाग से आज, पता नहीं क्यों, ठीक है, क्योंकि मैं लगातार अभी 10-20 मिनट से भेजा जो है पूरी तरह से खराब हो चुका है ना। 5 शेड्यूल बनाए थे मैंने पॉलिटी की क्लास के, 5 खत्म हो गए अपने आप, पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है यार, ठीक है, तो इसीलिए इकोनॉमी की क्लास में कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट नंबर 16, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है सर। हाँ 15 होगा ये, एक बार और चेक कर लीजिए, मेरे माइंड से आज पता नहीं क्यों स्किप हो गया है। वैसे पॉलिटी की कोई चीज मेरे दिमाग से स्किप कभी नहीं हुई जीवन में, आज पहली बार 15, ये भाग 15 ही होगा, तो फिर 14 में यूपीएससी है ना, 14 में यूपीएससी है, ठीक है, कंफर्म कर लीजिए, बिल्कुल सही दे रखा है, आ गया मुझे याद। 15 में आपका निर्वाचन आयोग है और 14 में आपका यूपीएससी है, ठीक है, तो 14 को हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, सही कर लीजिए, अब मुझे याद आ गया, ठीक है, कभी कभी होता है ना, भूल जाते हैं अचानक और अचानक से याद आ जाता है, ठीक है, तो मुझे आ गया है याद, ये आपका कौन सा है, 15 ही है, और इसके पहले यानी कि 14 जो आएगा उसमें संघ लोक सेवा आयोग दे रखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज आप भी मत होइए, मैं भी अब नहीं हूँ, ठीक है। चलिए, निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, क्या काम करती है, तो भारत के अंदर चुनाव करवाने का काम करती है। कौन कौन से चुनाव करवाती है, ये प्रश्न आता है, तो सर विधानसभा का चुनाव ये करवाएगी, ये लोकसभा का चुनाव करवाएगी, ये लोकसभा का चुनाव करवाएगी, ये राष्ट्रपति का चुनाव करवाएगा सर, और ये उपराष्ट्रपति का भी चुनाव यही करवाते हैं, साथ ही साथ राज्यसभा के इलेक्शंस भी यही करवाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आएगा इनमें से कौन से इलेक्शन भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है, तो इनमें से कौन से इलेक्शन भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करवाएगा, याद रखना पंचायत के चुनाव नहीं करवाता है, क्योंकि पंचायत के चुनाव राज्य का निर्वाचन आयोग करवाता है, और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उसका प्रावधान अलग दे रखा है, और वो कहां से दे रखा है, 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग दे रखा है, 243 के में दे रखा है। तो वो आयोग और केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार का जो निर्वाचन आयोग है, दोनों अलग अलग हैं। एक बात ध्यान रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को ये लगता है कि भारत का निर्वाचन आयोग उसके नीचे काम करता है मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग, ऐसा नहीं है सर, है ना। मध्य प्रदेश का निर्वाचन आयोग अपने आप में स्वतंत्र है, और उस वाले निर्वाचन आयोग का मध्य प्रदेश वाले निर्वाचन आयोग से कोई लेना देना नहीं है ना, जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। जैसे कि हम बात करें यूपीएससी और एमपीपीएससी की, तो ये दोनों तो 315 में ही दे रखे हैं, है ना, 315 आर्टिकल में ही दे रखा है दोनों का जिक्र, कि भाई केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, ठीक है। जबकि जो निर्वाचन आयोग है इनके प्रावधान भी अलग अलग हैं। निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 324 में है, ठीक है, जबकि राज्य के निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल नंबर 243 के अंदर है। मेरी बात समझे आप, बस ध्यान रखना, दोनों का कोई लेना देना एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये राज्यों में होने वाले पंचायत और निगम चुनाव को नहीं करवाता, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम करें तो ये राजीव कुमार सर है, वर्तमान में इसके क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। आपको पता होगा ये जो संस्था है ना, ये जो संस्था है, ये संस्था 3 सदस्यीय है सर। कितने सदस्य होते हैं इसमें, 3 सदस्य, और तीनों सदस्य को क्या कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं। क्या कहते हैं, कमिश्नर। अभी देखेंगे कौन हो सकता है, क्या आप हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, तो इनको क्या कहते हैं सर, कमिश्नर कहते हैं। और ये जो मुख्य कमिश्नर होता है, एक मुख्य होता है, 2 अन्य होते हैं, तो जो पहला होता है मुख्य कमिश्नर, इसे क्या कहेंगे, मुख्य कमिश्नर, और जो 2 होते हैं इनको कहते हैं अन्य कमिश्नर। आ गई। और हिंदी में क्या कहेंगे, आयुक्त कहेंगे। तो आयुक्त का इंग्लिश वर्जन क्या होता है सर, कमिश्नर होता है ना, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। राज्यसभा का चुनाव नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई, राज्यसभा का चुनाव यही करवाते हैं, ठीक है सर। हाँ, दिमाग का दही बड़ा कर दिया था सर आपका, ठीक है। हाँ, वो टेक्निकल इशू 2-3 दिन से हो रहा है, आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी। मैंने सोचा आज अगर साक्षात भगवान भी आ जाए ना कि आज विशाल तू क्लास नहीं ले सकता, तो भी मैं कहता कि भगवान आप थोड़ा साइड में बैठिए, आज तो पॉलिटी की क्लास होके रहेगी, ठीक है। इकोनॉमी तो हमने कल पढ़ा ही दिया था, पॉलिटी की क्लास तो कुछ भी हो जाता तो भी मैं आज लेता,
चाहे 5 मिनट लेता पर लेता, ये मैंने ठान लिया था आज। ठीक है सर। देखो विधान परिषद के इलेक्शन, किसी को कंफ्यूजन है? राज्यसभा के चुनाव, आपके लोकसभा के इलेक्शन, ठीक है, आपके विधानसभा के इलेक्शन, आपके राष्ट्रपति के चुनाव, यहां पे थोड़ी सी राइटिंग मेरी सही नहीं आएगी, पता है आपको, बहुत दिनों बाद पेन टेप यूज कर रहा हूं मैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ये सारे चुनाव सर यही करवाता है। अब देखो विधान परिषद का इसलिए बहुत सारे लोग याद नहीं रखते क्योंकि हमारे इधर होता नहीं है ना, 7-8 राज्यों में होता है, अब तो मेरे ख्याल से 6 में ही होता है। राज्यसभा का चुनाव में हम भाग लेते नहीं है, इसलिए हमको याद नहीं होता है। तो याद रखना विधान परिषद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, ये सारे चुनाव भी कौन करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। ठीक है। हाँ सचिन जी, आप जो पूछ रहे हो बिल्कुल सही बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही विधान परिषद के चुनाव भी करवाता है और राज्यसभा के चुनाव भी करवाता है। ठीक है सर। हाँ बहुत बढ़िया, आ गई बात समझ में, याद रखना। ये हम क्यों याद नहीं रखते? क्योंकि हमारे इधर होते नहीं है। देखो मध्य प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव कहाँ होता है? आप यूपी में रहते होंगे तो होता होगा, ठीक है, यूपी के अंदर होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, हमारे मध्य प्रदेश में नहीं होता है। ठीक है, चलो याद रखना। आगे बढ़ते हैं सर। संरचना की बात करें तो निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो एक सदस्य होता है, यानी कि एक मुख्य आयुक्त होगा सर, और समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी संख्या को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि पहले ये केवल एक सदस्य होता था सर, यानी कि अकेला बंदा भारत में इलेक्शन करवाता था। आ गई बात समझ में? और अब क्या होता है? अब ये होता है कि इसके 2 सहायक हैं, 2 सहायक आयुक्त इसको दे रखे हैं, ये तीनों मिलकर भारत में चुनाव करवाते हैं, है ना। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही व्यक्ति पूरे भारत में चुनाव करवाते, पॉसिबल है क्या? नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता से, राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत के सभी सरकारी कर्मचारी का यूज ये लोग कर सकते हैं। इसीलिए भारत के अंदर जो भी सरकारी नौकरी व्यक्ति करते हैं उनको चुनाव में ड्यूटी करना होती है, और जब वो चुनाव में ड्यूटी कर रहे होते हैं उस समय वो भारत सरकार के नहीं, ना ही वो राज्य सरकार के होते हैं, वो निर्वाचन आयोग के कर्मचारी या अधिकारी कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पे निर्वाचन अधिकारी जो आते हैं वो टीचर्स होते हैं लगभग। जैसे कि मान लीजिए आपका जहाँ पे बूथ बनेगा, जहाँ वोटिंग करने जाओगे, वहां 3 टीचर होते हैं। ठीक है, 3 टीचर होते हैं जो अपने अलग अलग रेंज के होते हैं। उसमें हो सकता है कोई टीचर भी हो और कोई आपका डॉक्टर वगैरह भी आ जाते हैं ना, जो सरकारी नौकरी, सरकारी डॉक्टर होते हैं। तो मान लीजिए वहां पे जो बूथ होता है वहां पे 3 ऑफिसर होते हैं, एक 4 ऑफिसर होते हैं, एक पीओ होता है, एक P1 होता है, एक P2 होता है और एक होता है P3, है ना। लगभग P2 और P3 और P1 ये तीनों टीचर होते हैं, जबकि PO लगभग और कोई भी हो सकता है। और यह जरूरी नहीं कि सिर्फ टीचर ही हो सकता है किसी बूथ पर इंजीनियर आ जाए, है ना भाई। सरकारी जो भी कर्मचारी हैं वो सारे ऑफिसर्स होते हैं, और वो क्या कहलाते हैं उस समय? पोलिंग ऑफिसर कहलाते हैं। तो भाई जो P0 वाला होता है या PO वाला होता है, इसको हम कहते हैं पीठासीन। क्या कहते हैं? पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। P1 वाला होता है, इसे कहते हैं आपका पोलिंग ऑफिसर श्रेणी 1, है ना। ये हो गया पोलिंग ऑफिसर श्रेणी 2 और ये हो गया पोलिंग ऑफिसर श्रेणी 3। और इनके नीचे वो लोग होते हैं जो पुलिस वगैरह आते हैं साथ में, है ना, इलेक्शन करवाने के लिए, कोटवार वगैरह जो होते हैं वो इनके नीचे काम करते हैं। तो जो सारे टीचर्स और जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं वो मुख्य रूप से 4 होते हैं सर। एक पीठासीन अधिकारी होता है, एक P1 होता है, एक P2 होता है और एक P3 होता है। ये 4 ही अधिकारी कहलाते हैं, बाकी सारे कर्मचारी कहलाते हैं। ठीक है, ये इलेक्शन के अंदर जो है ड्यूटी करते हैं। मैं यहाँ आपको, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि जब भी आप इलेक्शन वगैरह को देखते हो तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि सर ये कैसे क्या होता है। एक आपने सुना होगा, जब भी आप इलेक्शन में जाते हो तो एक आते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट। कभी सोचा सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है? अक्सर ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, है ना। सेक्टर मजिस्ट्रेट का कुछ काम नहीं होता है। वो क्या करता है पता है आपको? मान लीजिए कि आपके गांव में इलेक्शन होने वाला है, तो वो पहले देखने आएगा। क्या करने आएगा? देखने आएगा कि भाई जहाँ पे इलेक्शन होने वाला है वहां पर हमारे अधिकारियों के लिए सुविधा है या नहीं, है ना, वॉशरूम वगैरह सही है, लाइट वाइट की फैसिलिटी है कि नहीं। मान लीजिए अक्सर आपने देखा होगा गांव के अंदर इलेक्शन होता है, गांव में भी कहाँ होगा? स्कूल के अंदर होता है ना। हमेशा आपके, हमारे इधर तो स्कूल में ही होता है, आपके यहाँ भी स्कूल में होगा सर। ठीक है सर, चलो। हाँ सीधा फंडा है, पंचायत को छोड़कर सारे चुनाव यही करवाता है। बहुत बढ़िया। तो देखो गांव के अंदर क्या होता है सर? गांव के अंदर सीधी सी बात है कि गांव के अंदर ये क्या करेंगे, जो स्कूल होंगे
उन स्कूल को देखेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट पहले आके। जैसे मान लीजिए परसों चुनाव होने वाला है तो वो आज आ जाएंगे, आज अपनी गाड़ी लेकर आएंगे और देखेंगे। और गाड़ी कौन सी होगी? तूफान बुलेरो। ये क्यों सर? क्योंकि ये जो लोग के पास तूफान बुलेरो होती है ना, उसको क्या कर लेता है निर्वाचन आयोग, ले लेता है 2-3 दिन के लिए, और जो नहीं देता है उस पर कार्रवाई कर देता है ना। तो भाई जिसके भी घर गाड़ी हो वो ध्यान रखना, ठीक है सर। चलो, तो क्या करते हैं सर तो ये जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं चेक करते हैं कि भाई सुविधा है कि नहीं है, फिर पूरी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पर 2 पंखे हैं, 3 लाइट हैं, है ना, वॉशरूम वगैरह है, सही है सब, है ना, खिड़की विड़की सही से लगती है, सारी सुविधा है। उसके बाद ये रिपोर्ट किसको देते हैं? वहाँ के एसडीएम को देते हैं कि सर यहाँ पे जो है सुविधा सारी बढ़िया है ना, ताकि अगर वहाँ पे कोई दिक्कत है, पंखा नहीं है तो पंखा लगवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट किसको दे दी जाती है? उस टीम को दे दी जाती है जिसे दल कहा जाता है, पोलिंग दल कहा जाता है, उसको दे दी जाती है और कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ पे ये सारी सुविधा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम जो है होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में जो है आयुक्त होते हैं, अर्थात ये 3 से 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, ये वापस से 1 भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? राष्ट्रपति महोदय के ऊपर डिपेंड करेगा। वर्तमान में निर्वाचन आयोग जो है 3 सदस्यीय है, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसमें होते थे। आगे देखेंगे सर, मुख्य जो आयुक्त होगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी नियुक्ति जो होगी ना वो कौन करेगा? तो आपका राष्ट्रपति ही करेगा। तो याद रखना, जब भी ये नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो अपना त्याग पत्र किसको देंगे? त्याग पत्र भी तो राष्ट्रपति को देंगे। भाई जो नियुक्ति करेगा त्याग पत्र भी उसी को दिया जाएगा। याद रखना, सीधा सा फंडा है ना। तो प्रश्न आए कि भाई त्याग पत्र ये लोग किसको देते हैं? तो ये त्याग पत्र किसको देंगे? आपके राष्ट्रपति महोदय को देंगे। आयोग की संरचना की ओर बात करें तो जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त प्रयुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करता है, और वोटिंग के थ्रू आपका काम होता है सर यहाँ पे, है ना। मान लीजिए कि कोई नया चीज इनको इंट्रोड्यूस करना है, कोई नया काम करना है ना निर्वाचन आयोग का, तो ये लोग, जैसे कि मान लीजिए कोविड चल रहा है ना, और कोविड चल रहा है और इनको ये डिसीजन लेना है कि भाई कोविड के समय में हम थोड़ा सा चुनाव को टाल दें, तो भाई सरकार का हाथ नहीं होता है इसमें भारत के निर्वाचन आयोग में। ये जो 3 लोग है ना, ये वोटिंग से, मान लो 2 ने कह दिया कि भाई कोविड में भी चुनाव करवाएंगे अपन तो, और 1 ने कह दिया भाई नहीं करवाएंगे, तो कौन सा डिसीजन मान्य होगा? 2 जिसने बोला, यानी कि जिधर ज्यादा लोग वोट करेंगे, 3 में से 2 लोग अगर एक साइड हो गए तो वो निर्णय मान्य होगा। जैसे कि मान लीजिए वीवीपैट वाला ऑप्शन आया आपके सामने, वीवीपैट, है ना, आगे देखेंगे इसको। वीवीपैट में क्या होता है कि आप जिसको वोट करते हो उसका फोटो आपको दिख जाता है उसके अंदर, बॉक्स के अंदर, है ना। तो ये जब इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो ये सरकार की तरफ से नहीं किया गया, ये निर्वाचन आयोग ने किया, और ये डिसीजन लिया होगा ना, तब तीनों ने डिसीजन लिया होगा, तो 2 लोग या फिर तीनों ने कहा होगा कि बिल्कुल सही है। ऐसा भी हो सकता है कि 3-0 से ये डिसीजन ले ले, ये 2-1 से डिसीजन ले ले, है ना, ऐसा ही पॉसिबल है, या तो 2-1 से लेंगे या 3-0 से लेंगे, ठीक है। तो जिधर ज्यादा वोटिंग होगी वो वाला इनका डिसीजन मान्य हो जाएगा, और इसी प्रकार से नई नई जो है चीजें लाते रहते हैं, ठीक है सर। चलो, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, प्रोफेसर आए हैं सर, गांव में प्रोफेसर आते हैं और टीचर भी आते हैं सर। इसमें आवाज बहुत अच्छी आ रही है, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए, तो आ गई बात समझ में, टीचर्स भी होते हैं और प्रोफेसर्स भी होते हैं। निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्रीय आयुक्त की सेवा शर्तों का कार्यकाल निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अभी वर्तमान में आपको पता होगा भारत का निर्वाचन आयोग 50 लाख तक का बीमा करता है कर्मचारी का, है ना, पता है आप लोगों को, है ना। भारत का निर्वाचन आयोग 50 लाख का बीमा कवर करता है उनके कर्मचारियों का, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पिताजी टीचर्स हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो निर्वाचन आयोग के अंदर जाता है, निर्वाचन आयोग के लिए काम करता है लगभग 2-3 दिन के लिए, उस टाइम पीरियड के अंदर उसको किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो निर्वाचन आयोग उसको बीमा क्लेम करता है, इतना बीमा देता है, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती है ना, क्योंकि प्रेशर इतना भयंकर होता है कि लोगों को अटैक तक आ जाते हैं, है ना। बहुत नॉर्मल बात नहीं है ये चुनाव करवाना। अभी आपको लग रहा होगा कि हम भी सरकारी अधिकारी बन जाएंगे तो हम भी चुनाव करवाएंगे, ठीक है। वहां पत्थर फेंक देते हैं लोग गाँव के अंदर, है ना। पंचायत के चुनाव में तो तलवारबाजी हो जाती है सर, है ना, लोग तलवार लेके सामने आ जाते हैं, है ना। तो बहुत भयंकर प्रेशर होता है, और जिनकी एज 50, 60, 70 साल तक होती है वो टीचर्स, प्रोफेसर, उनको अटैक तक आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हमारा एक भी कर्मचारी बहुत कीमती है, एक एक कर्मचारी, और अगर ऐसी स्थिति में किसी के साथ अनहोनी होती है तो हम उसको 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर करेंगे। सरकार अलग देती है, निर्वाचन आयोग भी अपनी तरफ से अलग बीमा कवर देता है,
ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं सर। चलिए सर, खड़े होकर अब मत पढ़ाना। अच्छा, मतलब स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊँ ऐसा? इस पे अच्छा लग रहा है ऐसा? चलिए, आयोग की संरचना की बात करें तो देखो जरा, 2000, ये नोट नहीं है, ठीक है, ये नोट है। नोट मतलब, नोट का मतलब होता है कि कोई बात अगर इंपॉर्टेंट हो उसको हम क्या कहते हैं? नोट कहते हैं, है ना? तो याद रखना भाई, नोट का सीधा सा मतलब यहाँ ये है कि आपका 1950 से लेके 1989 तक, कब तक? 1950 से लेके 1989 तक आयोग जो था वो एक सदस्य था, यानी कि इनका जो सदस्य था वो क्या था सर? एक था। तो ये एक ही सदस्य था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ और उसके बाद जो आयु थी ना, उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कर दिया। क्यों सर? कि भाई पहले 21 थी तो कम लोगों को वोटिंग करना होती थी, अब 18 कर दी 61वें संविधान, तो भाई आपका क्या हो गया? दबाव बढ़ेगा ना लोगों के ऊपर। और जब दबाव बढ़ेगा तो आप खुद सोचिए कि अगर मान लो एक ही निर्वाचन आयुक्त पूरे भारत में होगा तो वो बेचारा पूरे भारत के चुनाव करवाएगा कैसे? ये खुद सोचने वाली बात है। आप कहोगे सर कर्मचारी से करवा लेगा, भाई कर्मचारी से तो करवा सकता है, पर उसको कोई बताने वाला भी तो चाहिए, राय वाला चाहिए कि नहीं? आप भी जीवन में कुछ कर रहे होते हो, अपने दोस्त से पूछते हो कि नहीं कैसे करवाना है। अब यहाँ पे 28 राज्य का सवाल है सर, और 28 राज्य में मान लो एक ही निर्वाचन अधिकारी हो और वो ही चुनाव करवाए तो उस पर कितना प्रेशर होगा? भाई कर्मचारी को तो इलेक्शन उसी गांव के करवाने, उसको तो पूरे भारत के चुनाव करवाने, ठीक है? इसीलिए आपको याद रखना है कि 1950 से लेके 1989 तक क्या होता था कि एक सदस्य होता था। फिर सरकार ने क्या करा? 61वां संविधान संशोधन कर दिया, और 61वां संविधान संशोधन सरकार ने जैसे ही किया तो वो क्या हो गया सर? 18 वर्ष हो गया वोटिंग राइट आपका, कि भाई अब जो है 18 वर्ष वाले दे सकते हैं। तो दबाव बढ़ा, और दबाव को कम करने के लिए इसको क्या कर दिया गया सर? 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है कर दी गई। फिर ध्यान रखना, 1990 के अंदर क्या किया गया? पुनः एकल सदस्य कर दिया गया, यानी कि सरकार ने क्या करा? पहले एक सदस्य से 3 सदस्य करा, और बाद में एक ही साल बाद वापस से एक सदस्य कर दिया गया, और उसके जस्ट 2 साल बाद वापस से इसको 3 सदस्य कर दिया गया। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में जो है सर आना चाहिए, ठीक है सर? चलो, बहुत बढ़िया। गांव में तो लड़ाई हो जाती है सर चुनाव में। आ गई बात समझ में? कैसे याद रखोगे? भाई देश आजाद हुआ, निर्वाचन आयोग बना तो एक सदस्य बना था, ठीक है? 1989 तक यानी कि 89 तक एक सदस्य रहा, फिर इसको 3 सदस्य कर दिया गया। फिर 1 साल तक ये 3 सदस्य रहा, फिर इसको वापस से एक सदस्य कर दिया गया, और फिर 1993 में वापस से इसको एक सदस्य से 3 सदस्य यानी कि 2 अन्य सदस्य और जोड़ दिए गए। ये कहानी आप याद रखना, पूछा जाएगा कि एक सदस्य कब था। हटाएंगे कैसे? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल निश्चित होता है, यानी कि इनके जो कार्यकाल है वो निश्चित है। इसके पद पर उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटता है, और आप सबको पता है सर, आप सबको पता है ना कि कैसे हटता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया है। मैंने कहा था भाई क्या आएगा? पहले पहले आएगा प्रस्ताव, प्रस्ताव आएगा और वो जाएगा अध्यक्ष के पास। किसके अध्यक्ष के पास? या तो लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। किसका प्रस्ताव? आपके निर्वाचन आयुक्त का भी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का भी। और मैंने कहा था आपसे कि आज तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया गया है, इसी तरह आज तक किसी भी निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटाया गया, यानी कि इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। भाई काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो मोदी जी भी नहीं हटा सकते। अगर मान लो ऐसा होता तो फिर तो अमित शाह जी रोज नए नए निर्वाचन आयुक्त लाते। अरे मान लो मध्य प्रदेश में चुनाव हार गए, राजस्थान में इलेक्शन हार गए, छत्तीसगढ़ में इलेक्शन आ गए, फिर बाद में मध्य प्रदेश में पीछे वाली खिड़की से सरकार बना ली। तो ऐसी स्थिति में सोचो अगर सरकार का इन पे कंट्रोल होता तो अमित शाह जी रातों रात कब्र खुदवा देते इन लोगों को। आ गई बात समझ में? इसीलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनका कार्यकाल निश्चित होता है सर, है ना? ये भारत सरकार के लिए काम नहीं करते हैं, ये निर्वाचन आयोग के रूप में काम करते हैं, और इनके पास बहुत सारी सुरक्षा होती है, इसीलिए किसी से डरते नहीं है। एक व्यक्ति था सर जिनका नाम था टी एन शेषन, है ना? टी एन शेषन
थर थर कांपते थे लोग, प्रधानमंत्री तक डरते थे। ऐसे निर्वाचन आयुक्त हुए हैं सर, TN शेषन सर्च करना, ठीक है। ऐसे निर्वाचन आयोग अगर भारत के अंदर होंगे, ऐसे आयुक्त भारत के अंदर होंगे, तो कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर चुनाव पे कभी सवाल या निशान खड़ा नहीं करेगा, है ना। तो TN शेषन साहब एक ऐसे आपके निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, ठीक है सर। चलो, बिल्कुल महाअभियोग जैसी प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है और आज तक किसी के ऊपर नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, ठीक है। और कारण क्या होगा सर, तो कदाचार या दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाए। कदाचार का मतलब होता है आचार सही ना हो, आचार सही ना हो। आचार का मतलब होता है आचरण सही ना हो, संविधान के प्रति काम न करे, जो शपथ ली है उसके अकॉर्डिंग काम न करे, उसे कहते हैं कदाचार। और ये दो चीज अगर होती हैं तो इसके बाद लाया जाता है प्रस्ताव, और वो प्रस्ताव संसद में जिस भी सदन में लाया जाता है उसके अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। अगर लोकसभा में लाए तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास, राज्यसभा में लाए तो राज्यसभा के अध्यक्ष के पास। आगे बात समझ में, याद रखना। अगर वो वही खारिज हो जाता है तो प्रस्ताव वही खत्म हो जाएगा। अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर 2/3 मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से उसको दोनों सदन को पास करवाना होगा। फिर निर्वाचन आयुक्त को बुलाया जाएगा, वो अपनी बात रखेंगे, और अगर उनकी बात से लोग सहमत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर उनकी बात से सहमत नहीं होते हैं तो फिर उनको राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटा दिया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त अपनी सहायता के लिए प्रादेशिक आयुक्त की भी नियुक्ति कर सकते हैं, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए पूरे भारत में चुनाव करवाना है ना, पूरे भारत में इलेक्शन करवाना है और 28 राज्य हैं सर, ठीक है। और मान लीजिए भारत का निर्वाचन आयोग है एक, निर्वाचन आयोग, तो इसके तो मुखिया हो गए सर आयुक्त। आयुक्त 3 आयुक्त हैं इनके पास। आयुक्त एक तो मुख्य आयुक्त है, मुख्य, एक दूसरे नंबर के आयुक्त साहब है, एक तीसरे नंबर के आयुक्त साहब है। इन तीनों को पूरे देश के चुनाव करवाने। अब देश में 28 राज्य, तो ये क्या करते हैं, एक एक स्टेट में अपनी तरफ से एक एक आयुक्त बना देते हैं। ये प्रावधान संविधान में नहीं दे रखा है, लेकिन ऐसा कह रखा है कि अगर ये चाहे तो प्रदेश के अंदर अपने आयुक्त बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं पता है, जो राज्य सरकार के अंदर मुख्य अधिकारी होता है उसको बना देते हैं। सरकार से पूछते हैं भाई, जैसे कि मान लीजिए पूरे भारत में चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव है लोकसभा के, है ना। मान लो विधानसभा के नहीं है, केवल लोकसभा के हैं, है ना। तो यहाँ पे सरकार से पूछा जाएगा भाई तुम्हारा सबसे बढ़िया अधिकारी कौन है, वो हमको चाहिए 4-5 1 महीने के लिए, है ना, जब तक आपके यहाँ पे पूरे मध्य प्रदेश में सभी चरणों के चुनाव संपन्न हो। तो भाई ये कह दे कि भाई हमारे जो इकबाल सिंह बेस साहब है वो बहुत बढ़िया अधिकारी है, तो वो क्या करते हैं, फिर उनको मुख्य आयुक्त बना देते हैं राज्य का, है ना। कोई भी हो सकता है, मान लो कोई कलेक्टर हो कहीं के, बहुत बढ़िया काम करने वाले हो, तो सरकार कहेगी भाई हमारी तरफ से इन भाई साहब को बना दो, ठीक है। तो सरकार से वो नाम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये जो है काम करते हैं। याद रखना कि जब भी चुनाव आता है ना, उसके पहले लगती है आचार संहिता। क्या लगती है, आचार संहिता, सुना होगा आपने, आचार संहिता। आचार संहिता कुछ नहीं है सर, आचार संहिता का सीधा सा मतलब है कि सारे जो ग्रुप्स हैं, सारे जो राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल मिलके उन्होंने क्या बना दिया, एक संविधान बना लिया अपना, कि भाई हम क्या करेंगे, सारे दल इस जो गाइडलाइन होगी इसका फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। और वो गाइडलाइन बनाई किसने, इन्हीं लोगों ने बनाई, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, ये सारे दल मिल गए और इन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन होता है तो थोड़ी सी तो पारदर्शिता होनी चाहिए हमारी भी तरफ से। तो इन्होंने एक नियमावली बना ली और उसी नियमावली को कहते हैं आचार संहिता, है ना, जो सभी दल मानते हैं, ठीक है। तो ये सरकार नहीं लागू करती है, ये आचार संहिता इन सभी दलों के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। और जब चुनाव होता है तो ये दल इसको फॉलो करते हैं, इसकी बातों को मानते हैं, उसे ही कहते हैं आचार संहिता। जैसे कोई भाई दारू नहीं बांटेगा, फिर भी लोग बांट ही देते हैं, ठीक है। और 2 दिन के पहले प्रचार नहीं करेगा, ठीक है। सरकार की जो पावर्स होगी वो कम हो जाएगी। चुनाव से पहले आप ऐसी कोई घोषणा नहीं करोगे जिससे मतदान प्रभावित हो जाए, है ना। जैसे कि मान लीजिए 2 दिन के बाद चुनाव है सर, है ना, 2 दिन क्या, मान लो कि आचार संहिता लगी हुई, 2 दिन के बाद चुनाव, केजरीवाल जी आए, बोले मैं तुम लोगों को मुफ्त में 20-20 हजार रुपए सबके खाते में डाल दूंगा चुनाव होते ही। ऐसे ही चुनाव जीता में सबके खाते में 20-20 हजार आ जाएंगे। आप उससे क्या करो, घर में झाड़ू हटा के पोछा लगवाओ, पोछा नहीं हो तो कांच का ग्लास लगवा लो, कुछ भी करो, बस मैं तुम्हारे खाते में 20 हजार डाल दूंगा। अगर ऐसा नियम होगा तो क्या होगा सर, मतदान प्रभावित होगा कि नहीं होगा, बहुत भयंकर तरीके से प्रभावित होगा। एक तरफा केजरीवाल जी की सरकार आ जाएगी, है ना। इसीलिए आचार संहिता होती है सर। मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं हर शहर में राम मंदिर बनाऊंगा, लोग दीवाने हो जाएंगे थोड़ी देर में,
ठीक है, वोटिंग ही वोटिंग होगी। तो ऐसी कोई घोषणा मामा जी कह दे मैं 1 लाख नौकरी एक ही दिन में दूंगा, 10 दिन बचे हैं 10 लाख नौकरी दूंगा, मामा जी एक तरफा जीत जाएंगे सर। पता चले नोटिफिकेशन ही निकाल दे, है ना भाई, बात तो बोलोगे तो आप मानोगे नहीं। मान लो कि भाई 2 दिन से आप देख रहे हो 1-1 लाख का रोज नोटिफिकेशन आ रहा है, तो फिर 10वें दिन दोगे कि नहीं मामा जी को? मैं खुद दे दूंगा वोट यार, आजीवन देने को तैयार हूं अगर 10 लाख नौकरी दे दे तो, है ना। तो इसके लिए बनाई जाती है आचार संहिता, ताकि मतदान को प्रभावित न किया जा सके, नहीं तो एक तरफा वोटिंग हो जाएगी। आजकल क्या होता है, बड़े बड़े जो कथावाचक होते हैं ना, बड़े बड़े कथावाचक, वो उनकी कथा में बहुत भीड़ होती है सर, लाखों, आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कथावाचक आजकल मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, है ना, लाखों की संख्या में भीड़ है। वहां से स्टेज से बोल देते हैं कथा 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 में, हाँ कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन बात चल रही है कुछ और, बीच में कहेंगे कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुए, ये आप लोगों का सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला है, तो आप इनको जाने मत दो, क्या पता फिर ऐसा प्रधानमंत्री आए ना आए। ऐसा गुरुजी ने बोला, लोगों के दिमाग में बैठ गई सर कि हटाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। आप सोचो ना, 5 लाख लोग में से 2 लाख लोग तो प्रभावित होंगे जो टीवी पे देख रहे होंगे, एक तरफा वोटिंग होगी सर, है ना। और अगर इस पे केस होता है, ऐसी बातों पर केस होता है, तो केस भी दर्ज नहीं होगा। तो सरकार आजकल यही फंडा अपनाती है, बड़े बड़े जो कथावाचक होते हैं उनको फंडिंग करती है, उनकी कथा में जाती हैं, कहती हैं कि इनको तो हम बरसों से जानते हैं गुरुजी महाराज को, ठीक है, पैर वैर छू लेते हैं, गुरुजी भी 2-4 आशीर्वचन कुछ वर्ड कह देते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही आप देखोगे, अभी जैसे जैसे इलेक्शन आएगा ना, कोई मंदिर में मत्था टेकेगा, कोई दरगाह जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, सभी सभी पार्टी की बोल रहा हूं मैं, कोई भी दूध के दूल्हे नहीं है ना, सारे के सारे। इसके लिए आप सिर्फ कठपुतली हो, ये जैसे आपको नचाते हैं ऐसे आप सब नाचते हो और हम भी नाचते हैं, सारे के सारे लोग, ठीक है, ऐसा ही काम होता है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष को पद से हटाने की जो रीति है वो क्या है, तो मैंने आपको बता दी कि भाई जो अध्यक्ष को पद से हटाने की रीति है वो क्या है, कि भाई सर्वोच्च न्यायालय जैसे पूरा का पूरा जो है सिस्टम इसका चलेगा, ठीक है सर। चलो बहुत बढ़िया। अध्यक्ष का कार्यकाल, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष निर्धारित है। कितना है? 65 वर्ष, ठीक है। तो जो भारत सरकार के निर्वाचन आयुक्त में आयुक्त होते हैं उनका निर्वाचन काल कितना होता है? 65 वर्ष होता है। निर्वाचन नामावली तैयार करना इनका मुख्य कार्य होता है। निर्वाचन नामावली का मतलब होता है कि गांव के उन लोगों की लिस्ट तैयार करना जिनकी एज कितनी हो गई हो, 18 साल से ऊपर हो गई हो, ऐसे योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। और इनके लिए ये क्या करते हैं, एक टीचर को, अब टीचर हर जगह काम में आ रहा है, सोचो आप, उस गांव के एक टीचर को बीएलओ बना देते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर। उसका वर्ष भर यही काम होता है, ठीक है, उसका वर्ष भर यही काम होता है। भाई कौन 18 साल का हो गया, कौन 18 साल का नहीं हुआ, किसका नाम जोड़ना है, किसका नहीं जोड़ना है। तो अलग से अधिकारी नहीं है, बेचारा टीचर पढ़ा भी रहा है, ये भी काम कर रहा है। सैलरी अलग से कुछ नहीं है सर, कोई भी अलग से सैलरी नहीं। मेरे ख्याल से पूछा था मैंने पिताजी से कि इनको कितनी मिलती है, बोल रहे थे कि पूरे साल के 1400 एक्स्ट्रा मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते, ठीक है। सोचो आप, है ना। मेरे पापा नहीं है बीएलओ, उनके साथ वाले टीचर्स कोई है बीएलओ, ठीक है। तो पूरे साल क्या काम करना है, घर घर जाना है। भाई तुम्हारा बच्चा 18 साल का हो गया, नहीं हुआ तो कब होगा, उसको करो फटाफट 18 साल का, ठीक है। यानी कि जैसे ही 18 साल का होता है पंजीकरण करना पड़ता है, वोटर आईडी बनवाना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो खुद बेचारा टीचर अपने पेट्रोल से जाएगा, वापिस आएगा, है ना। सारे जो डॉक्यूमेंट है वो पंजीकृत किए हुए हैं, तो वो घर घर बांटने जाना, ठीक है। चुनाव के पहले स्लिप बांटना, वो सब बीएलओ साहब का काम है। कुछ होता है बीएलओ साहब सीधे सस्पेंड हो जाते हैं। अभी क्या चल रहा है, आधार कार्ड जोड़ने का काम चल रहा है, तो भाई घर घर जा रहे हैं आधार कार्ड जोड़ने के लिए, सबसे कह रहे भाई अपना आधार कार्ड जुड़वा लो, ठीक है सर। चलो, हाँ हमारे मंदसौर में प्रदीप जी मिश्रा की कथा हुई थी, अभी मंदसौर में खत्म हो गई उनकी कथा, शायद कल या परसों। निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन या सीमांकन, चुनाव तिथियों तथा निर्धारण करना तथा नामांकन पक्षों पर जांच करना, ठीक है। परिसीमन और सीमांकन करता है, यानी कि भाई कहां पर वोटिंग होना है, कितनी क्षेत्र लगता है ना, उसका सीमांकन वगैरह भी यही लोग करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए जनसंख्या बढ़ेगी तो क्षेत्र भी तो बढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में सीमांकन किया जाता है। और उसके लिए क्या बनता है, तो उसके लिए आपका जो है परिसीमन आयोग बनता है, परिसीमन आयोग, है ना। परिसीमन आयोग का काम क्या होगा कि भाई मान लीजिए 10 साल के बाद जो आपका लोकसभा क्षेत्र है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वहां की पॉपुलेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो उसका परिसीमन किया जाता है, चेक किया जाता है कि भाई ज्यादा संख्या तो नहीं हो गई है। मान लीजिए सरकार अनुमान लगाए कि भाई
जो है 50 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होना चाहिए। तो 10 साल बाद पता चला कि वहां की जनसंख्या 70 लाख हो गई, तो फिर सरकार को थोड़ा बहुत चेंज करके वापस 50 लाख करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा जो 20 है वो दूसरे में मर्ज करना पड़ेगी। इसको कहते हैं परिसीमन करना। ठीक है सर, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन चुनाव तिथि के निर्धारण करना तथा नामांकन पक्षों की जांच करना। ठीक है, तारीख डिसाइड करते हैं सर कि भाई किस तारीख को चुनाव होगा, कहां पर चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो निर्वाचन आयोग है ना, उसके पास बेचारे के पास कर्मचारी नहीं होते, इसीलिए चरण में चुनाव करवाए जाते हैं। आपने सुना होगा ना, प्रथम चरण में इन राज्यों में चुनाव होगा, द्वितीय चरण में इन राज्यों में चुनाव होगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भाई पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, कलेक्टर्स नहीं है ना, डेप्यूटी कलेक्टर्स नहीं है, कमिश्नर्स नहीं है ना, तो काम कौन करेगा? इसीलिए जैसे मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो 2-3 चरण में होते हैं, है ना, इसीलिए 2-3 चरण में जो है किया जाता है। बहुत बढ़िया सर। हाँ, लोग आधार कार्ड भी नहीं देते हैं, बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं श्रुति जी। ठीक है, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त एवं चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, है ना। तो देखो भाई, जो आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसका तो निर्वाचन चिन्ह फिक्स होता है, जैसे कि हाथ का पंजा है, तो कांग्रेस को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे कि कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनता है नया, है ना, तो उसको क्या चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये किसका काम होगा? निर्वाचन आयोग का। भाई झाड़ू है तो झाड़ू बताया होगा ना इन्होंने कि भाई हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू होना चाहिए, तो फिर झाड़ू को क्या कर दिया गया? रिजर्व कर दिया गया। भाई झाड़ू का उपयोग कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर मान लो हाथ का पंजा रिजर्व नहीं होता, तो कमल का फूल रिजर्व नहीं होता, तो कोई भी यूज कर लेता, है ना। तो ये चुनाव चिन्ह देने का काम भी निर्वाचन आयोग करता है। आगे देखते हैं जरा, राजनीतिक दलों की आचार संहिता को तैयार करवाना और उसका पालन करवाना। चलिए, मध्य भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो देखो, एक बात आप ध्यान रखना कि जब भी चुनाव का समय होता है, जो आपकी आचार संहिता होती है, जब भी आचार संहिता लगी होती ना, उस टाइम पूरा प्रशासन निर्वाचन आयोग के हाथ में होता है। ये जिसका चाहे उसको सस्पेंड कर सकता है, ये जिसको चाहे उसका ट्रांसफर कर सकता है ना। तो उस टाइम पे सरकार के हाथ में कुछ नहीं होता। मान लो मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है, तो मामा जी किसी भी कलेक्टर को सस्पेंड नहीं करेंगे। अगर कोई कलेक्टर सस्पेंड होगा तो निर्वाचन आयोग करेगा। और निर्वाचन आयोग का नियम है कि भाई जो 2-3 साल से कहीं जमे हुए हैं उनको वहां से हटाना कैसे भी करके चुनाव के पहले। मान लीजिए कहीं के सीईओ साहब हैं, पता चला वो 5 साल से एक ही जगह के सीईओ हैं, चुनाव आ गया तो वो वहां पे प्रभावित कर सकते हैं मतदान को, क्योंकि उनको सब पता है कि कहां पे कौन सी चीज होगी, किसकी कहां ड्यूटी लग रही है। इसीलिए निर्वाचन आयोग क्या करता है, जो 2 साल से ज्यादा जॉब कर लेते हैं उनको वहां से हटा के दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है और उस जगह पर दूसरे व्यक्ति को, यानी कि मिक्सचर कर देता है लोगों का। यहाँ के कलेक्टर को वहां का कलेक्टर बना देंगे, ग्वालियर के कलेक्टर को झाबुआ का कलेक्टर बना देंगे, झाबुआ वाले को बालाघाट भेज देंगे, बालाघाट वाले को मंडला भेज देंगे, ऐसे कर देंगे ताकि निर्वाचन प्रभावित न हो। क्योंकि भाई जैसे ही निर्वाचन होगा तो बालाघाट में जो नया कलेक्टर आएगा उसको कैसे पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है यहाँ पे, है ना। तो वो तो एकदम नया होगा उस टाइम के लिए। इसीलिए कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, इनका ट्रांसफर उस समय बहुत होता है ना। आप देखना जैसे चुनाव होगा ना, धड़ल्ले से क्या होगा, ट्रांसफर होगा अधिकारियों का। तो ये सरकार नहीं करती है, निर्वाचन आयोग करता है। किसी को भी सस्पेंड कर सकता है उसी वक्त। ठीक है, तो जब पटवारी बनो तो ध्यान रखना इस बात का, है ना। एक पिको सेकंड भी नहीं लगता सस्पेंड होने में, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपकी निर्वाचन सामग्री मिल रही है ना, ये टेबल लगी है सारी। ठीक है, अब सारे लोग जो है यहाँ पे, इनको जाना है अपनी मतदान सामग्री लेके, अपनी बस में बैठना है और जहाँ चुनाव हो रहा है वहां जाना है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। अब मान लीजिए आप अपने ग्रुप के साथ आए, आप अपने ग्रुप के साथ खड़े हो, वहां अनाउंस होगा भाई फलाना व्यक्ति इस वाले टेबल पे आ जाए और अपनी मतदान सामग्री ले जाए। सामग्री का मतलब जो डब्बे वगैरह होते हैं जिसमें वोटिंग करवाई जाती है, पर्ची होती है ना, सिल टप्पे होते हैं, ईवीएम मशीन्स होती है, ये सामग्री कहलाती है मतदान की। इसको दिया जाता है प्रॉपर तरीके से सील पैक करके, और वहीं पे जहाँ चुनाव होता है वहां पे ही सील खोलना होती है उसकी, उसके पहले नहीं खोलना है। कोई खराब भी होगी तो दूसरे लोग लेके आएंगे नई मशीन, है ना, आपको कुछ नहीं करना है। अब मान लो कि आपको बुलाया कि भाई श्रुति फटाफट से आ जाइए इस नंबर वाली टेबल पे और आप फटाफट से अपना सामान ले जाइए अपने दल के साथ। आप अगर थोड़ी भी देर लेट हो गए, वो कहते हैं कि अगली टेबल पे जाइए, वहां से अपना सस्पेंशन ऑर्डर ले जाइए और घर जाइए। इतनी सी देर लगती है बस, है ना। तो जीवन में कभी पटवारी बनो, है ना, कभी पटवारी की बहुत कम लगती है ना। याद रखना, पटवारी की उसी गाँव में लग जाती है जहाँ चुनाव होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी गाँव के पटवारी हो तो आपकी ड्यूटी नहीं लगेगी, आपकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, उसी गाँव में
जो दल आएगा ना उसका खाना कहाँ बनेगा, व्यवस्था क्या होगी, उनको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये आपका काम होगा। पर मान लो आप और कोई टीचर बन गया आप में से कोई, है ना, तो फिर ऐसे होता है सर। तो इन बातों का ध्यान रखना, घर भगा देते 1 सेकंड से भी कम समय में, ठीक है। अगर आप थोड़ी देर नहीं गए, आपको बुलाया, थोड़ा लेट हो गए गाड़ी से, आप आपको बोलेंगे आपका सस्पेंशन ऑर्डर वहां पे रखा है, ले जाइए और घर जाइए, ठीक है सर। हाँ, कौन बाहुबली नेता है लोकल को पता नहीं चलेगा, इसीलिए जो है इनका ट्रांसफर किया जाता है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन है। अगर फैक्चुअल डेटा पूछे तो 25 जनवरी 1950 को भारत का निर्वाचन आयोग बना। जैसे ही हमारा संविधान लागू होगा, ये तो संविधान में दे ही रखा है, तो जैसे ही संविधान लागू होगा तो ये भी बन जाएगा। मुख्यालय कहाँ है सर? नई दिल्ली के अंदर है। प्रथम चुनाव इसने 1951 में करवाए थे। पहले चुनाव में जो चुनाव की सीटें थी वो 364 थी, ठीक है, और 364 पे जो टोटल आपका इलेक्शन हुआ था उसमें से 364 जो है कांग्रेस को मिली थी, सीपीआई को 16 मिली थी और निर्दलीय को 37 मिली थी, ठीक है। तो याद रखना सर, सीपीआई को 16, निर्दलीय। उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ करती थी ना, कुछ बोल रहे होंगे सर, ठीक है सर। हाँ सर, एसएससी क्लियर करना है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पटवारी क्या होता है? एक पूछ रहा है, लवली वर्मा जी पूछ रहे सर पटवारी क्या होता है? तो पटवारी गांव का एक सबसे छोटा कर्मचारी होता है ना, जो सरकार और किसानों के मध्य काम करता है। सरकार और किसान के मध्य, जैसे किसी का जमीन विवाद है तो नापना जमीन को, भाई किसकी जमीन किसके पास है, उसके पास पूरी जमीन का नक्शा होता है उस गांव की, है ना, कि भाई फलाना का खेत कहाँ है, फलाना भाई का खेत कहाँ है। मान लो दोनों का झगड़ा हो गया तो कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, कोई कह रहा भाई मेरी जमीन इसके पास है, वो बोल रहा है इसकी जमीन उसके पास है। तो पटवारी साहब डिसाइड करते हैं किसकी जमीन किसके पास है ना, क्योंकि उनके पास सारे प्रूफ रहते हैं, ठीक है। तो पटवारी साहब से मजाक मत करना और किसी पटवारी को हल्के में भी मत लेना, क्योंकि हो सकता है वो आपके हल्के का पटवारी हो, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। प्रथम चुनाव की याद रखना 364 कांग्रेस को मिली थी सर। प्रथम महिला वीएस रमा देवी, इसकी क्या रह चुकी है? आयुक्त रह चुकी है, ठीक है। तो आयुक्त कौन रही है पहली? तो महिला, है ना, तो याद रखना वीएस रमा देवी। वीएस रमा देवी इसकी क्या रह चुकी है? आयुक्त रह चुकी है, महिला आयुक्त है, इसलिए प्रश्न आएगा कि भारत के निर्वाचन आयोग की महिला आयुक्त कोई रही है क्या? तो बता देना वीएस रमा देवी रही है। वर्तमान में राजीव कुमार है सर, 25वें नंबर के हैं, 2022 में ये बने हैं। त्याग पत्र किसको देंगे? तो मैंने पहले भी समझाया था कि जब राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को मिलेगा। वीवीपैट क्या होता है? आप मुझे फुल फॉर्म बताइए। इसका मतलब सीधा सा ये है कि बहुत सारे लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी कि भाई जो ईवीएम है ना वो हैक हो जाती है, ठीक है सर। हाँ हाँ, कोटवार, कोटवार तो क्या होता है, वैकेंसीज आती है पर पता नहीं चलता है ना। अभी 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 तो ये शुरू हुआ है कोटवार वाला सिस्टम, पहले नहीं होता था। तो सरकार ने क्या करा कि ऑफलाइन वैकेंसीज निकाली पंचायत बेस पे और कहा भाई जो पंचायत के अंदर जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा उसको कोटवार बना देंगे, है ना। तो लोगों ने क्या करा, सेटिंग बाजी से इस तरह का काम जो है कर दिया। बहुत बढ़िया अतुल जी, यूपीएसएससी का पेपर है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी अतुल भैया, ध्यान रखना। पॉलिटी की क्लास देखो आप, वो ज्योग्राफी की क्लास देख के जाओ, है ना, सर ने हिस्ट्री पढ़ाया हो हिस्ट्री की क्लास देख के जाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यूपीएसएससी का जो एग्जाम है आपका, उसमें डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, वीवीपैट का मतलब क्या होता है? तो वीवीपैट का सीधा सा मतलब यह है कि पहले लोग क्या करते थे, ईवीएम पे सवाल उठाते थे, भाई जो ईवीएम है वो खराब है, ऐसा है वैसा है ना। तो क्या करा, निर्वाचन आयोग ने कहा भाई तुम्हारी भी शंका का समाधान कर लो, और जो है ईवीएम के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं होती है, इसके सबूत के तौर पे हम वीवीपैट दे रहे हैं आपको। आप देख लेना भाई, लोग कहते थे भाई हम कमल का फूल दबाते हैं तो हाथ के पंजे पे जाता है, और हाथ का पंजा दबाते हैं तो कमल के फूल पे वोट पड़ता है ना। ऐसे आरोप लगे सरकार लोगों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाई आप जिस पे वोट डालोगे वो तुमको सामने दिख जाएगा, ठीक है। तो अब उस स्क्रीन में दिखता है, सभी ने देखा होगा ना। हाँ, मैं तो फोटो खींच के भी लाता था। चलो, महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें तो 324 में क्या है सर? आयोग की संरचना और हटाने की प्रक्रिया। आयोग कैसा होगा, कितने सदस्य होगा, ये कहाँ लिखा है? 324। अब ये नहीं लिखा है 3 सदस्य होगा कि 2 होगा, ये लिखा है 324 में कि राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि ये कितने सदस्य होगा, है ना। तो सिर्फ आपको बस यही याद रखना है, ये बिल्कुल नहीं लिखा है कि 3 सदस्य है 324 में, बस ये लिखा है कि राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि कितने सदस्य होगा। 325 में लिखा है कि निर्वाचक नामावली बनाते समय धर्म, मूल, जाति और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि भाई ये महिला है तो इसको 21 साल में वोटिंग करवाएंगे,
ये पुरुष है तो इसको 18 में करवाएंगे, ये विशेष धर्म का इसलिए ये वोट नहीं दे सकता, ये विशेष जाति का इसलिए ये वोट नहीं करेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और इसके लिए स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल नंबर 325 में है। याद रखना 25 में लिखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ निर्वाचन नामावली तैयार करते समय भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और ना ही इनके साथ भेदभाव होगा। अगर ऐसा होता है तो ये आपके मौलिक राइट्स का उल्लंघन है, मूल अधिकारों का उल्लंघन है। बहुत बढ़िया, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल इसको कहा जाता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 326 में क्या लिखा है? तो 326 में लिखा है कि वयस्क मतदान अधिकार होगा सर। पहले ये वयस्क मतदान अधिकार 21 वर्ष का होता था, अब ये हो गया 18 वर्ष का, है ना। आपसे कोई पूछे ये कहाँ लिखा है कि 18 साल का बच्चा ही वोट देगा, या 18 साल का बंदा ही वोट देगा, तो आप कह देना 326 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 18 साल का व्यक्ति जो है वोट करेगा। 324 में आयोग कैसा होगा? संरचना, हटाने की प्रक्रिया, किसको हटाना? आयुक्त को। 325 में कि भाई धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 326 में वयस्क मतदान अधिकार। 327 में संसद कानून बना सकती है चुनाव के लिए, है ना। भाई संसद क्या कर सकती है? कानून बना सकती हैं। और एक सबसे बढ़िया कानून जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, दल बदल कानून, ये सब पावर किसके पास दे रखी है? ये सब पावर दे रखी है भारत की संसद के पास, है ना। इनमें कोई भी संशोधन करना हो, कोई नया कानून बनाना हो तो संसद बना सकती है। और संसद को ये पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल 327। तो मान लो संसद कोई कानून बनाए तो निर्वाचन आयोग ये नहीं बोलेगा कि भाई तुमने क्यों कानून बना दिया, हम स्वतंत्र है, हम कानून बनाएंगे। तो संसद कहेगी नहीं भाई, हमारा भी अधिकार है 327 के तहत कि भारत में चुनाव कैसे होगा ये हम नियम के तहत डिसाइड कर सकते हैं, है ना। मान लो कि नियम बना दे कि भाई एक देश एक चुनाव होगा, तो ये किसके थ्रू बनेगा? इसी के थ्रू बनेगा। मोदी जी कहते हैं ना भाई एक देश होना चाहिए, एक ही चुनाव होना चाहिए। तो जब भी ये कानून आएगा ना तो ये 327 के थ्रू ही आएगा। आर्टिकल 327 का ये प्रयोग करेंगे और ये कानून लेकर आएंगे। ठीक है सर, चलो 328 में है राज्य विधानमंडल की शक्ति, यानी कि जो राज्य की विधानसभा है वो भी अपने राज्य में कैसा नियम होगा ये बता सकती है। ठीक है भाई, राज्य की विधानसभा का चुनाव है तो राज्य की विधानसभा में कैसे इलेक्शन होगा, मतलब कैसे नहीं, इलेक्शन का तो एक ही प्रकार है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। लेकिन भाई नियम बना सकती है मध्य प्रदेश सरकार कि भाई हमारे जो कर्मचारी हैं उनको इतना इतना भत्ता दिया जाना चाहिए, हमारे कर्मचारी को इस प्रकार से आप ले सकते हो। ये छोटे मोटे नियम भी राज्य सरकार बना सकती है चुनाव के समय। और ये पावर कहाँ दे रखी है? 328 में। तो 328 में संसद को पावर है, भारत की संसद को, और 328 में किसको पावर है? राज्य सरकार को। प्रत्येक 28 राज्य को ये पावर दी गई है कि आपके यहाँ पे जब भी विधानसभा वगैरह के चुनाव होंगे तो आप अपने अनुसार नियम बना सकते हो। किसके नियम? आपके चुनाव को मैनेजमेंट करने के नियम। ये नहीं करना है कि भाई अप्रत्यक्ष चुनाव करवा दिया, ऐसा नहीं होगा। जो तो चुनाव होता है वैसे ही होगा, है ना। लेकिन 328 में बस नियम बना सकते हो, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट 329 में क्या लिखा है कि भाई न्यायालय जो होगा वो हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी भी मामले में चुनाव के। ठीक है, न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायालय कब हस्तक्षेप करेगा? जब कोई व्यक्ति अपनी क्या करे, शिकायत दर्ज करे, है ना। तो खुद कभी भी आपका सर्वोच्च न्यायालय या अदालत कभी भी इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं करेगा। सीधा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। अभी शिवसेना का झगड़ा हो रहा था सर, है ना। शिंदे जी है एक तरफ और एक तरफ ठाकरे साहब है। ठाकरे साहब कहते हैं कि भाई ये जो आपका चुनाव चिन्ह है ना, शिवसेना का कोई चुनाव चिन्ह है, तो ठाकरे साहब कहते हैं कि भाई शिवसेना असली हम है, तो ये जो चुनाव चिन्ह है ना इसका उपयोग हम करेंगे। ठीक है, और शिंदे साहब कहते हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए अपनी पूरी पार्टी के साथ, वो कहते हैं कि असली शिवसेना हम है क्योंकि हमने तो आधी से ज्यादा शिवसेना को बीजेपी में शामिल करवा दिया। तो ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई असली शिवसेना कौन है ना। तो अभी हो रहा था चुनाव, तो क्या करा, याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ये बता दे कि जो असली निर्वाचन का जो चुनाव चिन्ह है वो ठाकरे साहब का है कि शिंदे साहब का है, यानी कि ठाकरे साहब वाले गुट का है कि शिंदे साहब वाले गुट का है, जो असली जो अभी तक चलता आ रहा था बाला साहब के समय से। तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम निर्वाचन आयोग के काम में दखल नहीं देंगे, जैसा निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा वैसा ही रूल फॉलो आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग के किसी भी काम में भारत का सर्वोच्च न्यायालय आपका जो है, हाँ, निर्वाचन आयोग किसी भी काम में, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो इसके काम में जो है दखल नहीं देता है। ठीक है भाई, चलो।
समय हो गया है, अतुल जी भी बोल रहे हैं इनको कहीं जाना है ना। चलो आज तो दशहरा सेलिब्रेट कर रहे होंगे आप सभी लोग, है ना। दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। ये निर्वाचन आयोग है, ये हमारा खत्म हो गया। कल हम इसके आगे की बात करेंगे, इसके आगे भी जो और चीजें बची है उसके विविध तथ्यों को भी हम कल देख लेंगे। और कल हम स्टार्ट कर देंगे अपना एक नया टॉपिक जिसे हम कहेंगे कौन सा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। उसके पहले हम निर्वाचन आयोग के भी ये जो है देख लेंगे। अभी जस्ट थोड़ी देर बाद क्लास को में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अभी कुछ नहीं हुआ है, जजमेंट आ गया है। जजमेंट कब आएगा, तो जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, इसमें एक रूल है कि भाई जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, है ना, वो जाने से पहले जजमेंट सुना देता है ना। तो इसमें जो उदय उमेश सर थे हमारे, उन्होंने ही जजमेंट दिया ईडब्ल्यूएस में, तो वो 18 नवंबर के पहले रिटायर होंगे। 18 नवंबर या ऐसी कोई डेट है उनके रिटायर होने की, तो उसके पहले वो जजमेंट दे देंगे। जजमेंट आ चुका है, उन्होंने रिजर्व कर लिया है, यानी कि सुरक्षित अपने पास रख लिया, अभी सुनाया नहीं है ना। जजमेंट तो आ चुका है, कब सुनाएंगे, तो 18 नवंबर के पहले कभी भी आ सकता है, आज भी आ जाए, कल भी आ जाए, 17 नवंबर को भी आ जाए, है ना। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, ठीक है सर।